वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि फर्मी-डिराक सांख्यिकी थी, यानी कि एफडीएस था, उसके लिए जो वितरण फलन था फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के लिए जो वितरण फलन आ रहा था वो कितना आ रहा था के लिए वितरण फलन नोट डाल के लिखना है आगे इसमें कि ni/gi इक्वल टू कितना आ रहा था 1/e में अल्फा प्लस में बीटा ई है, और इसमें कितना आ रहा था प्लस में 1। यहां पर जो अल्फा है वो होता है माइनस के ई एफ अपॉन के टी के बराबर, और बीटा कितना होता था 1/kt के बराबर। बीटा 1/kt, अल्फा माइनस के ई एफ अपॉन के टी, जहां ई एफ जो होता है उसको बोलते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर। फर्मी ऊर्जा स्तर किसको बोलते हैं वैसे? ई एफ क्या होगा कि अगर हमने बोसॉन्स जो पार्टिकल हैं, जैसे कि फोटोन हो सकते हैं, फोनॉन्स हो सकते हैं, मेसॉन्स हो सकते हैं, जो T इक्वल टू 0 पर, किस पर, T इक्वल टू 0 केल्विन पर अगर हम बात करें तो ऊर्जा स्तरों को अगर हम बनाएं, उसके ऊर्जा स्तर जो होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे। फोटॉन्स के, फोनॉन्स के ऊर्जा लेवल्स या एनर्जी लेवल्स वो इस टाइप से होंगे। तो T इक्वल टू 0 केल्विन पर किस पर, T इक्वल टू 0 केल्विन पर जो मैक्सिमम एनर्जी है किनकी, बोसॉन्स कणों की या इलेक्ट्रॉन्स सॉरी बोसॉन्स के लिए नहीं बात कर रहे हैं, फर्मियंस के लिए कर रहे हैं। तो फर्मियंस कणों के लिए जो एनर्जी होगी T इक्वल टू 0 केल्विन पर, जो फर्मियंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो मैक्सिमम एनर्जी रख रहे हैं, उस मैक्सिमम ऊर्जा लेवल को ही, एनर्जी लेवल को ही क्या बोलेंगे, EF, जिसे क्या बोलते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर। किनके लिए? फर्मी कणों के लिए, ना कि बोसॉन्स के लिए। ओके, तो यहां पर अतः Ni अपॉन में Gi इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/e की पावर में माइनस के EF अपॉन में KT, ठीक है, प्लस में EI, बीटा की वैल्यू डाल दी 1/KT, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 1। तो Ni अपॉन में Gi इक्वल टू 1 में, इसको लिख सकते हैं अपन e की पावर में माइनस कॉमन ले लिया, EF माइनस के EI अपॉन में KT प्लस में 1। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम केस करते हैं, वो केस किस टाइप से होंगे वो देखते हैं कि केस फर्स्ट अगर हम लेते हैं कि T इक्वल टू 0 केल्विन पर, T इक्वल टू 0 केल्विन पर, इसमें दो केस हैं। एक, यदि EF इज ग्रेटर देन EI, EF इज ग्रेटर देन EI, तो देखो तब समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, तब समीकरण 2 से कितना आ जाएगा, देखो इसमें T की वैल्यू 0, तो 1/0। अब EF माइनस EI, EF बड़ा है, EI छोटा है, तो अंदर वाली संख्या पॉजिटिव हो गई, माइनस बचेगा ये बाहर वाला, तो माइनस के 1/0, माइनस के 1/0 यानी कि माइनस के इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 1/e की पावर इनफाइनाइट, यानी कि 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट यानी कि 0। तो ये टर्म कितने की ओर हो गई, टेंड 0 की ओर टेंड हो गई। तो Ni/Gi हमारे पास कितना आ जाएगा, केवल 1 के बराबर बचेगा, ठीक है, इस वाली स्थिति में। सेकंड केस अगर हम करें इसमें बी पॉइंट, यदि यहां पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल जो है उससे अधिक एनर्जी है आईवी ऊर्जा स्तर की, आईवी ऊर्जा स्तर की जो एनर्जी है वो फर्मी ऊर्जा लेवल से अधिक है, मतलब जो फर्मी कण है वो फर्मी ऊर्जा लेवल में नहीं पाए जा रहे हैं, उससे ऊपर पाए जा रहे हैं, फर्मी एनर्जी से ऊपर पाए जा रहे हैं। कब? T इक्वल टू 0 केल्विन पर। लेकिन T इक्वल टू 0 केल्विन से मतलब क्या था, T इक्वल टू 0 केल्विन से मतलब क्या था कि उस T इक्वल टू 0 केल्विन पर जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो कितनी हो सकती है, EF के बराबर, उससे ऊपर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति हो रही है कि T इक्वल टू 0 केल्विन था, ठीक है, अब यहाँ पर EF की तुलना में EI बड़ा है, तो ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/0 यानी कि यहाँ पर बनेगा e की पावर इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होगा तो Ni n है ये, Ni अपॉन में Gi इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 यानी इनफाइनाइट यानी कि 0। मतलब एक तरह से देखो कि T इक्वल टू 0 केल्विन पर हम बात कर रहे हैं, तो T इक्वल टू 0 केल्विन पर अगर हम फर्मी कणों को ढूंढ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ रहे हैं, तो इस तरह से एनर्जी लेवल्स हैं। मैक्सिमम एनर्जी लेवल कितना है, EF, T इक्वल टू 0 केल्विन पर। तो मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं ऊर्जा स्तरों में, जैसे आप भरते हो उनमें
पहली कक्षा दूसरी कक्षा, फिर उनमें भी होते हैं आपके एस पी डी एफ कक्षा, किस तरह से होते हैं, तो उनमें ऊर्जाओं को इलेक्ट्रॉन्स को भरते हो। तो यहाँ पर हम नॉर्मली कह रहे हैं किनको भर रहे हैं, फर्मी कणों को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर भी बात हो रही है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जितने भी फर्मी पार्टिकल है सभी पर बात कर रहे हैं। तो यहां से हमने भरना चालू किया, कितने टेम्परेचर पर, T इक्वल टू 0 केल्विन पर बात कर रहे हैं। तो EF से नीचे नीचे ऊर्जा स्तरों में तो उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कहीं ना कहीं वो पाए जाएंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1। लेकिन EF से ऊपर तो ऊर्जा स्तर है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी लेवल को हम क्या बोल रहे हैं, EF बोल रहे हैं, तो उससे ऊपर तो एनर्जी लेवल है ही नहीं। तो T इक्वल टू 0 केल्विन पर EF से ऊपर, यानी कि अगर आए हुए ऊर्जा स्तर की ऊर्जा EF से अधिक है तो उसमें कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये चीज हमने मैथमेटिकली देखी है। सेकंड केस देखते हैं, इसमें कौन सा केस, सेकंड केस, कि अगर यहाँ पर T है वो ग्रेटर देन 0 केल्विन है, T कितना है 0 केल्विन, और हम केल्विन हमने मतलब टेम्परेचर को तो बढ़ा दिया। अब उस स्थिति में हम देख रहे हैं यदि एवं EF इक्वल टू EI है, यानी EF इक्वल टू EI, कि टेम्परेचर बढ़ाया तो फर्मी ऊर्जा स्तर में कणों के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी। जरा सोचना, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने पर यहाँ पर ऊर्जा स्तर और भी बढ़ेंगे, ऊर्जा स्तर और भी बढ़ेंगे, मतलब ऊर्जा स्तर बढ़ने से मतलब क्या है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्मी पार्टिकल होंगे, उस एनर्जी को जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है उसकी वजह से जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से खा जाएंगे, वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे। तो कुछ पार्टिकल्स किस में होंगे, फर्मी ऊर्जा स्तर में होंगे, तो फर्मी ऊर्जा स्तर के जो पार्टिकल हैं वो उस एनर्जी को ग्रहण करके कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे। जैसे कि नॉर्मली आप बात करते हो किसी एटम के लिए, किसके लिए, किसी एटम के लिए अगर हम बात करें तो एटम में जो हम एनर्जी देंगे, तो जिस तरह से कक्षाएं होंगी, तो सबसे पहले जो एनर्जी है कौन से इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, बाहर वाले, जो सबसे बाहर होगा, मतलब मैक्सिमम जो एनर्जी रख रहा है, मैक्सिमम जो एनर्जी रख रहा है उसके पास होगी, वो उस एनर्जी को ग्रहण करेगा वहां पर। तो यहाँ पर EF ऊर्जा स्तर में T इक्वल टू 0 केल्विन में कुछ ना कुछ फर्मी पार्टिकल्स होंगे, वो उस एनर्जी को ग्रहण करके कहां जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे। तो EF ऊर्जा स्तर में कणों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब हमने टेम्परेचर तो बढ़ा दिया, और कौन से ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर की। तब समीकरण 2 से देखना, तब समीकरण 2 से कितना हो जाएगा बताओ, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा कि Ni अपॉन में Gi इक्वल टू, यहां से EF EI दोनों बराबर हैं, 0 हो गया, तो e की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी कब, T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर EF ऊर्जा स्तर में कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, वो ग्राफ किस तरह से आएगा देखो, इधर हमने ले ली Ni अपॉन Gi की वैल्यू बाई एक्सिस पर, इस पर ले ली हमने एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, इस तरह से। यहां पर हमने ले ली EI इक्वल टू EF, यहां पर ले लिया हमने EI लेस देन EF, EI कौन सा वाला है पहला केस, EF वाला, कि EF ग्रेटर देन EI, और इधर ले लिया हमने एनर्जी लेवल पर एक्सिस पर कितना, EF लेस देन EI, ये वाला केस ले लिया, ठीक है। जब EI इक्वल टू EF है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, EI इक्वल टू EF पर, ये हो गया EI इक्वल टू EF पर प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने यहां पर मान लिया ये हाफ है, ये वाला 1 है, Ni अपॉन Gi की वैल्यू। तो EF ग्रेटर देन EI वाले केस में इधर वाले रीजन में क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 चल रही है यहां तक, तो इस तरह से 1 चलेगी। EI इक्वल टू EF पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इस तरह से यहां तक। तो इस तरह से बना सकते हैं इसको कि यहां पर प्रोबेबिलिटी 1 है, जब EF ग्रेटर देन है EI, उस वाले केस में 1 बनी हुई है। उसके बाद कितनी बनी हुई है, हाफ हो गई, कब, EI इक्वल टू EF पर, यहां पर हाफ हो गई, और EF लेस देन EI वाले केस में
प्रोबेबिलिटी जीरो की ओर टेंड हो रही है। लेकिन यहाँ पर ग्राफ किस तरह से आना चाहिए, ni/gi में और ei में, ई में एक्सपोनेंशियली ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियली है, चर घातांक के रूप से है। तो ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, देखो इस तरह से। यहाँ पर 1 से कितनी हो गई, यहाँ पर हाफ के बराबर हो गई, और उसके बाद इस वाले रीजन में वो किधर की ओर टेंड हो रही है, जीरो की ओर टेंड हो रही है। इसमें कौन सा इफेक्ट दिखेगा, एक्सपोनेंशियल इफेक्ट दिखेगा। इस तरह से जीरो कौन से वाले रीजन में होती हुई जा रही है, वो इस वाले रीजन में। ये यहां तक हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर हाफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसके संगत, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, ये हाफ हो जाएगी, और उसके बाद इस तरह से एक्सपोनेंशियली वो कम होता हुआ जाएगा। तो लिखें इसमें नोट डालकर इसको, नोट डाल के ऐसे ही लिख दो इसको। यहाँ पर एक लाइन लिखनी है फर्मी ऊर्जा स्तर के बाद, बस यहाँ पर एक लाइन लिखवाऊंगा, ये तक लिख दो। लिखना है इसमें T इक्वल टू 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम ऊर्जा, T इक्वल टू 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम ऊर्जा फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम ऊर्जा फर्मी ऊर्जा कहलाती है। एवं इसके संगत ऊर्जा स्तर, एवं इसके संगत ऊर्जा स्तर फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। एवं इसके संगत ऊर्जा स्तर फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। एवं इसके संगत ऊर्जा स्तर फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। और पूरा लिख दो इसको, और ग्राफ को बना लेना, केस के हिसाब से लिख देना। T इक्वल टू 0 केल्विन पर है यहाँ तक, और ये वाला है T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर। एकदम से ऐसे नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इफेक्ट दिखना चाहिए उस वाले रीजन में। कंप्लीट कर दो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आदर्श कृष्णिका के लिए हमने बात की थी, तो आदर्श कृष्णिका के लिए उसको समझाने के लिए दो नियम थे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। उसमें क्या था कि लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए अगर हमें बात करनी है, लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए इस तरह से इस वाली रीजन के लिए बात करनी थी, इस तरह से ग्राफ आ रहा था वहां पर, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम T पर बात करें तो इधर वाले ग्राफ को समझाने के लिए वीन का नियम था,
और इधर के ग्राफ को समझाने के लिए दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए किसका नियम था, रेले जीन्स का नियम। कोई एक ही नियम के द्वारा इस संपूर्ण वक्र को समझाया नहीं जा रहा था, तो इसको हम क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसको समझाएंगे। और इसको किसने समझाया है, मैक्स प्लांक ने। तो मैक्स प्लांक ने यहाँ से क्वांटम सिद्धांत अपना दिया, प्रतिपादित किया आदर्श कृष्णिका के लिए। कैसे कहा कि आदर्श कृष्णिका थी क्या, कि उस पर हम जितना भी प्रकाश आपतित कर रहे हैं या जितनी भी एनर्जी दे रहे हैं, वो संपूर्ण एनर्जी को क्या कर रहा है, अपने पास एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहां पर जितनी भी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की हैं, उनको अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पर रखें तो वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरण है वहां से क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो वहां से जो उत्सर्जित ऊर्जा है, वहां से जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो सतत नहीं है। कैसी नहीं है, सतत नहीं है, वो विविक्त है, टूटी हुई है। ऊर्जा है वो सतत रूप से ना होगा, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में है, जिनको हम बोलते हैं क्या, फोटॉन्स। यहां से स्टार्टिंग हुई थी कि यहां से पता चला था कि एनर्जी है वो सतत ना होकर कैसी है, डिस्क्रीट है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में है, जिनको हम बोलते हैं क्या, फोटॉन्स। और इन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है, प्रत्येक फोटॉन की एनर्जी वो कितनी होगी, E इक्वल टू एच न्यू होगी। और इसका यूज करते हुए अपन किसको निकालेंगे, मैक्स प्लांक का एक फॉर्मूला निकालेंगे, जिसमें वीन का भी नियम समाहित होगा और रेले जीन्स का नियम भी समाहित होगा। किसके लिए, लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए, और ये वाला दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए। एक कॉमन फॉर्मूला ही निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे मैक्स प्लांक का फॉर्मूला या मैक्स प्लांक का सूत्र। क्योंकि जो फोटॉन्स हैं वो क्या होते हैं, फोटॉन्स क्या होते हैं, बोसॉन्स पार्टिकल, फोटॉन्स फोनॉन्स। फोनॉन्स क्या होता है, ध्वनि का क्वांटा, और फोटॉन एनर्जी का क्वांटा। तो ये क्या है, बोसॉन्स हैं। और बोसॉन्स के लिए हमने Ni/Gi निकाला था, वितरण फलन निकाला था। उसका यूज करते हुए हम मैक्स प्लांक का जो फॉर्मूला है उसको इवेल्यूट करेंगे वहां से। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखें, बॉस-आइंस्टीन के वितरण नियम के आधार पर, बॉस-आइंस्टीन के वितरण नियम के आधार पर प्लांक के वितरण नियम को व्युत्पन्न कीजिए। प्लांक के वितरण नियम को व्युत्पन्न कीजिए एवं प्लांक के वितरण नियम के आधार पर, एवं प्लांक के वितरण नियम के आधार पर प्लांक के वितरण नियम के आधार पर वीन का विकिरण नियम, वीन का विकिरण नियम तथा रेले जीन्स का विकिरण नियम, वीन का विकिरण नियम तथा रेले जीन्स का विकिरण नियम एवं वीन का विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए, एवं वीन का विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए। और आंसर में लिखना, मैक्स प्लांक के अनुसार, आंसर में लिखना, मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा, मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा सतत रूप से ना होकर, मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा सतत ना होकर ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होती है। कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा सतत रूप से ना होकर ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होती है। ऊर्जा के इन पैकेटों को फोटॉन्स कहते हैं। ऊर्जा के इन पैकेटों को फोटॉन्स कहते हैं। तथा प्रत्येक पैकेट से संबंधित ऊर्जा h न्यू होती है, तथा प्रत्येक पैकेट से संबंधित ऊर्जा h न्यू होती है। जहां h प्लांक नियतांक कहलाता है, जिसका मान, जहां h प्लांक नियतांक कहलाता है, जिसका मान h इक्वल टू कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये हो जाएगा।
चूंकि फोटोन एक बोसॉन कण है, चूंकि फोटोन एक बोसॉन कण है, इसलिए यह फोटोन एक बोसॉन कण है, इसलिए यह बीईएस सांख्यिकी का पालन करेगा, बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करेगा। तो आदर्श कृष्णिका के अंतर्गत कई सारे फोटॉन्स हैं, वो जो कि अलग अलग वेवलेंथ के होंगे और वो अनियमित रूप से गति कर रहे होंगे, जैसे कि गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो इस तरह से हम फोटोनों को एज ए फोटोन गैस की बात उसमें मान सकते हैं आदर्श कृष्णिका के अंदर। तो लिखना आगे नेक्स्ट लाइन से, बीईएस के अनुसार, बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार कृष्णिका के अंदर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को, बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार कृष्णिका के अंदर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को फोटोन गैस के भांति माना जा सकता है, फोटोन गैस के भांति माना जा सकता है। ठीक है, इससे आगे करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।